एवरीवन, तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट की थी एंड एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग। Traditional farming can only yield a limited biomass as food for humans and animals. Better management practices and increase in acreage can increase yield, but only to a limited extent. Plant breeding as a technology has helped increase yield to a very large extent. Who in India has not heard about Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production, but also help us even to export it. इसका मतलब ये है कि प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट की क्रॉप की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए। इससे जो यील्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। प्लांट ब्रीडिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज पैमाने तक इस यील्ड को इंक्रीज़ कर सकती है। एंड इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था उसमें उस टाइम जो क्रॉप्स थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से प्लांट्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई, क्रॉप्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कि हम लोगों की नीड्स तो फुलफ़िल हो ही गई। इनफैक्ट हम लोग उसे एक्सपोर्ट भी करने लगे। एक्सपोर्ट मतलब के लिए हम लोग उसे दूसरी कंट्रीज़ को भेजने के लिए भी एलिजिबल हो गए। Green Revolution was developed to a large extent on plant breeding techniques for development of high yielding and disease resistance variety in wheat, rice, maize, etc. गेहूँ, चावल, wheat, rice और मेज़, मक्के, इन सारी जो चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों में ऐसा इंक्रीज़ किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ऐसा इंक्रीज़ हुआ जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आईं और डिसीज़ रेजिस्टेंस। हाई यील्डिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा यील्ड देती थी लेकिन उन्हें कोई भी डिसीज़ नहीं होती थी, वो सारी वेराइटीज़ डिसीज़ रेजिस्टेंस थी। उसके बाद पूछ रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है। व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? Plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, gives better yield and are disease resistance. प्लांट ब्रीडिंग वो पर्पसफुल मैनिपुलेशन है प्लांट के स्पीसीज़ का, जिसमें ये किया जाता है कि हमें जिस तरीके के प्लांट्स चाहिए, हम जिस तरीके के प्लांट का डिज़ायर करते हैं, हम उस तरीके के प्लांट्स बना सकते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए अच्छे हों और हमें बेटर यील्ड भी दे। मीन्स दैट हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी भी दे और कल्टीवेशन के लिए भी अच्छे हों एंड डिसीज़ रेजिस्टेंस हो, उन्हें कोई भी डिसीज़ ना हो। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कन्वेंशनल प्लांट्स ब्रीडिंग, अब प्लांट ब्रीडिंग दो टाइप्स की होती हैं, कन्वेंशनल एंड म्यूटेशनल। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग वो प्लांट ब्रीडिंग होती है जो कि हज़ारों करोड़ों सालों से चलती आ रही है। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब से ह्यूमंस की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मतलब कि जो हम लोगों की अपनी प्लांट ब्रीडिंग है, जैसे हम लोग का जो नेचुरल तरीका है वो प्लांट ब्रीडिंग करने का चलता आ रहा है। रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक 9000 to 11000 ईयर्स एगो। 9000 से 11000 साल के आसपास से ये प्लांट ब्रीडिंग चल रही है। मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेटेड इन एंशिएंट टाइम्स। इस समय कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हैं जो कि एंशिएंट टाइम में उनका रिजल्ट जो था उसका डोमेस्टिकेशन किया गया। टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़। जो हम आज फूड क्रॉप्स यूज़ करते हैं वो सारे डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ से ही आए हैं। अब आता है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? क्रॉसिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है प्योर लाइन का, followed by artificial selection to produce plants with desirable traits of higher yield, nutrition and resistance to disease। इसमें भी वही होता है कि ऐसे प्लांट्स प्योर लाइन्स डेवलप की जाती है और ऐसे प्लांट्स होते हैं वो जो यील्ड भी ज़्यादा दें, न्यूट्रिशन में भी ज़्यादा हो, वो डिसीज़ रेजिस्टेंस भी हो। विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग इज़ नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल। अब जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तरीके से होती है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स को इंक्लूड करके। If we were to list the traits of characteristics that the breeders have tried to incorporate with crop plants, the first we will list will be increased crop variety and improved quantity.
अब हम ये कहेंगे कि जो जिस तरीके से जो हमारे ट्रेड्स में कैरेक्टर्स में प्लांट ब्रीड्स के कैरेक्टर्स में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, जो क्रॉप प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट क्रॉप यील्ड में और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में किया गया है। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मीन्स दैट ऐसे क्रॉप्स डेराइव किए जाते हैं जो सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉथ, इन सारी प्रॉब्लम्स को सहने की क्षमता रखते हैं। रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, जो पैथोजेंस जैसे कि वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, इन सब से रेजिस्टेंस हो, इन सब का असर उन प्लांट्स पे ना हो। एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट विल बी ऑन आवर लिस्ट टू। और ऐसे प्लांट्स हम बनाते हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट से भी टॉलरेंस प्रोवाइड करें। मीन्स दैट इंसेक्ट्स जैसे कि जो इंसेक्ट्स फार्म्स में होते हैं या फिर जो क्रॉप्स में हो जाते हैं, उन इंसेक्ट्स पेस्ट से भी रेजिस्टेंस टॉलरेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरीड आउट इन अ सिस्टमैटिक वे वर्ल्ड वाइड। जो प्लांट ब्रीडिंग ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शियल कंपनीज द मेन स्टेप इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर। जो गवर्नमेंट टेक्निक्स होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं और कॉमर्शियल कंपनीज होती हैं, इनमें मेन स्टेप्स क्या होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टेप्स होते हैं। हाँ, 5 स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को करने के बाद हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तो अगर हमें ऐसा क्रॉप बनाना है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसका क्रॉप यील्ड भी ज़्यादा अच्छा हो, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से टॉलरेंस भी दिखाए और उसे कोई पैथोजेंस जैसे कि वायरस, फंगी, बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट ना करें और इंसेक्ट पेस्ट से भी वो टॉलरेंस प्रोवाइड करे, तो इस तरीके की क्रॉप्स वेराइटीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हमें जिस तरीके के प्लांट टाइप्स चाहिए, हमें जिस तरीके का प्लांट चाहिए, हम उस तरीके के प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं। पहले ढेर सारे प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। उसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम पहले से पढ़ लेते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। इन मेनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप। Collection and preservation of all the different wild varieties, species and related of the civilized species followed by their evaluation for their characteristics is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population. The entire collection of plants or seeds having all the diverse alleles for all the genes in a given crop is called germplasm collection. germplasm collection किया जाता है, जैसे कि एक ही तरीके के सीड्स लिए जाते हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स वैरी करते हैं और फिर उनमें ये देखा जाता है कि कौन से उनमें से बेस्ट हैं। उसके बाद वो बेस्ट 5 लेकर के उनमें से एक चूज़ किया जाता है। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसा हमने अभी बताया। द जर्म प्लाज्म इज़ इवैल्यूएटेड, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। जर्म प्लाज्म का जो हमने कलेक्शन लिया है उसको इवैल्यूएट करके उसमें से हम पेरेंट उठा लेते हैं। सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके जो कैरेक्टर्स हों वो अच्छे हों, डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन हो उसमें कैरेक्टर्स का। The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. अब जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है, जैसा प्लांट हमें चाहिए, हम उस प्लांट के साथ उस प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। प्योर लाइन्स और उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है हाइब्रिडाइजेशन की, वो फॉलो हो जाती है। उसके बाद प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेयर एवर डिज़ायरेबल एंड पॉसिबल। उसके बाद जब हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं तो प्योर लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं जब भी और जिस समय हमें चाहिए हो, डिज़ायरेबल हो और पॉसिबल हो। थर्ड स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। उसके बाद जो हमने पेरेंट्स सेलेक्ट किए उनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी combined with 2 different plant parents. For example, high protein quality of one plant parent may be needed to be combined with disease resistance from other. अब हमने 2 प्लांट्स ले लिए हैं। एक प्लांट जो है वो हाई प्रोटीन क्वालिटी देता है एंड जो दूसरा प्लांट है वो डिसीज़ रेजिस्टेंस है। एक हाई प्रोटीन वाला है और दूसरा डिसीज़ रेजिस्टेंस है। अब हम इसको कंबाइन करके हमें एक ऐसा हाइब्रिड बनाना है जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी भी अच्छी हो और वो डिसीज़ रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल बाय क्रॉस hybridizing the 2 parents to provide hybrids that genetically combine to desired characters in one plant. अभी हमें 2 कैरेक्टर्स चाहिए सिंगल प्लांट में, तो इसके लिए हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना होगा इन दोनों पेरेंट्स का एंड इसकी वजह से हमें दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर्स सिंगल प्लांट में मिल जाएंगे।
This is a very time consuming and tedious process since the pollen grains from the desirable plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as female parent. अब इसमें जो मेल पेरेंट है उसके pollen grains ले करके हमें उस फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर रखने हैं जिसका हम फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं. एंड ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और एक बहुत ही ज़्यादा टेडिशियस प्रोसेस है. इसके बाद आता है इन चैप्टर 2 डिटेल ऑन हाउ टू मेक क्रॉस हैव बीन डिस्क्राइब. चैप्टर 2 में जैसे हम देखते हैं कि क्रॉसिंग किस तरीके से की जाती है. ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड्स टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स. यूजुअली ओनली 1 in a few hundred to 1,000 क्रॉस शोज द डिजायरेबल कम्बिनेशन. अब हम जब थाउजेंड्स क्रॉस करते हैं, 1000 क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उसमें से सिर्फ एक ऐसा होता है जो कि डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन होता है. मीन दैट जो अच्छी तरीके से डिज़ायरेबल जो हमारे फैक्टर्स हैं उन्हें शो करता है. सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. उसके बाद हम सेलेक्शन और टेस्टिंग करते हैं सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट की. वो जो 1000 है उन 1000 में से एक कौन सा है जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, एंड उसकी टेस्टिंग करवाई जाती है. दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग among the progeny of the hybrids those plants that have the desired character combination. अब जिस प्लांट में वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उन 1000 प्लांट में से एक प्लांट में उस प्लांट को हम लेते हैं. The selection process is crucial to the success of the breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny. उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है अच्छी तरीके से और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट की. This step yield plants that are superior to both the parents. Very often more than one superior progeny plants may become available. These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, homozygosity, so that the characters will not secrete in the progeny. अब ये बता रहा है कि काफ़ी सालों तक इसकी जो होती है काफ़ी बार तक सेवरल जनरेशन्स तक इसकी सेल्फ पॉलिनेटिंग की जाती है. मीन्स दैट इसे एक दूसरे से, इस प्रोजेनी को एक दूसरे से पॉलिनेट किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है. एंड उसके बाद जब होमोजाइगोसिटी फॉर्म हो जाती है, जब इनकी प्योर लाइन हमें मिल जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये दूसरी प्रोजेनी में सेग्रीगेट नहीं होंगे. ठीक. अब जब हमने टेस्टिंग कर ली, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट की सिलेक्शन हो गया, टेस्टिंग हो गई, उसके बाद टेस्टिंग करके रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स. अब हम इसकी टेस्टिंग करके इसको रिलीज़ कर देते हैं कॉमर्शियलाइजेशन में न्यू कल्टीवार्स के. द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स, जो हमने लाइन सेलेक्ट की हैं, आर इवेलुएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, डिसीज़ रेजिस्टेंस एट्सेट्रा. उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है कि डिसीज़ रेजिस्टेंस है कि नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी इस ट्रेट की अच्छी है या नहीं. उसके बाद दिस इवेलुएशन इज़ डन बाई growing these in research field and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation and other crops management practices. अब फार्मर्स जो होते हैं वो इसको क्रॉप की तरीके से ग्रो कर देते हैं फील्ड में, उसे अच्छे से फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, उसके बाद इरिगेशन करते हैं और उस क्रॉप के मैनेजमेंट की सारी प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन करते हैं. उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसे इवेलुएट किया जाता है, उसे देखा जाता है कि इसके अंदर डिसीज़ रेजिस्टेंस क्वालिटी या क्वांटिटी है कि नहीं है. द इवेलुएशन इन रिसर्च फील्ड इज़ फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड. जैसे मैंने बताया फार्मर्स करते, फार्मर्स की फील्ड में इस चीज़ की टेस्टिंग होती है फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स. 3 सीजन्स तक एक स्पीसीज़ की टेस्टिंग की जाती है एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्री के अलग अलग लोकेशन में 3 सीज़न तक इसकी प्रैक्टिसिंग की जाती है, इसको उगाया जाता है. रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज़ यूजुअली ग्रोन. जहाँ पर इस क्रॉप के ग्रो होने के चांसेस है वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में. द मटेरियल इज़ इवेलुएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टिवेटर्स, अ चेक फॉर रेफरेंस कल्टीवार्स. और फिर इस तरीके से उस क्रॉप को कॉमर्शियली उसे मार्केट में सेंड कर दिया जाता है. इंडिया इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द इंडिया GDP एंड एम्प्लॉयज़ नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन. इंडिया में 33% जो इंडिया GDP है वो एग्रीकल्चर की वजह से है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो 62%, पॉपुलेशन की 62% एग्रीकल्चर की वजह से ही हैं. After India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food
फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो बहुत ही अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगा, और जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ तो फूड की डिमांड्स भी इंक्रीज़ होने लगी। एज ओनली लिमिटेड लैंड इज़ फिट फॉर द कल्टिवेशन, और कल्टिवेशन करने के लिए सिर्फ एक लिमिटेड लैंड बच गया था। इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग फार्म लैंड्स. The development of several high-yielding varieties of wheat and rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding techniques lead to dramatic increase in food production in our country. Dramatic increase. तो इसमें किया क्या गया, अब जब हमें खाना भी ज़्यादा चाहिए और लोग भी ज़्यादा हैं लेकिन जगह कम है, तो इसके लिए क्या किया गया, जो प्लांट के जो फूड्स हैं मीन्स जो क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव किया गया। उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से या फिर म्यूटेशन की मतलब जो वहाँ पर ब्रीडिंग होती थी, क्रॉस ब्रीडिंग करके इस तरीके से उसकी वैरायटी को इम्प्रूव किया गया, जिससे हमें डिज़ायरेबल अच्छे क्वालिटी के और अच्छे क्वांटिटी के हमें क्रॉप्स मिल सके, जिसकी वजह से जो इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ था इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम, उसे हम फुलफ़िल कर सकें, उसे फूड की कोई क्राइसिस ना हो। दिस फेज़ इज़ ऑफन रिफर टू एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसी फेज़ को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया था क्योंकि क्रॉप जो थे वो अच्छे नहीं हो रहे थे और लोगों को मतलब लोग जो थे वो भूखमरी की वजह से मर रहे थे, क्योंकि लोग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और फील्ड्स भी लिमिटेड थी, तो कहाँ पर क्रॉपिंग की जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स को इन सारी प्रोसेसेस ने डील किया और इसी तरीके से फिर सब कुछ ठीक हो गया। ओके, रिप्रेजेंट सम इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स एट यील्ड एट वेरियस वेराइटीज़। ये कुछ क्रॉप्स दिखाए जा रहे हैं। पहला है मेज़, वीट एंड गार्डन पी। ठीक है, तो इनकी ये वेराइटीज़ थी जो हाइब्रिडाइजेशन करके अच्छी की गई। जैसे जो मेज़ है, जो मक्का होता है, वो एक वैरायटी होती है उसकी कि वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन उसमें दाने पूरे होते हैं, और एक होती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन उनमें दाने कम होते हैं। तो हमें दाने भी पूरे चाहिए और मक्के भी बड़े चाहिए, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन करके हमने ये वैरायटी बना ली। इसी तरीके से यहाँ पर सोनालिका दिखाई जा रही है, वीट की वैरायटी, ये भी हाइब्रिडाइज वैरायटी ही है वीट की। उसके बाद ये पी दिखाया जा रहा है, पी 1542। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वीट एंड राइस। During the period 1960 to 2000, wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons, while rice production increased up to 35 million tons to 89.5 million tons. 1960 से 2000 तक जो वीट का प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक बढ़ गया, और जो वीट का प्रोडक्शन था वो 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन तक बढ़ गया। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्रॉप वैरायटी ऑफ वीट एंड राइस। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वीट और राइस की सेमी ड्रॉप वैरायटी थी उसको डेवलप किया गया, उसका डेवलपमेंट हुआ। नोबल लॉरेट नॉर्मैन ई बॉयलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज डेवलपमेंट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्रॉप वीट। ये जो जगह है मैक्सिको में, यहाँ पर वीट और मेज़ की सेमी ड्रॉप वैरायटी को डेवलप किया गया। उसके बाद इन 1963 सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना विच वर हाई यील्डिंग इन डिसीज रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वीट ग्रोइंग बेल्ट्स इन इंडिया। ये दो वीट के ऐसे क्वालिटीज़ हैं, सोनालिका और कल्याण सोना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग है और डिसीज रेजिस्टेंस है। इसे इंडिया के कोने कोने में इंट्रोड्यूस किया गया। सेमी ड्रॉप राइस वेराइटीज़ वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। फिलीपींस में जो IRRI जो है वहाँ पर IR8 ये राइस की सेमी ड्रॉप वैरायटी है, इसे डिराइव किया गया। एंड टाइचुंग नेटिव फर्स्ट, जो टाइचुंग नेटिव फर्स्ट है ये ताइवान में इसे डेवलप किया गया। द डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966 और उसके बाद 1966 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्रॉप वैरायटीज़ जस्ट एज जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। उसके बाद इंडिया में जया और रत्ना जैसे सेमी ड्रॉप वैरायटीज़ राइस की इंट्रोड्यूस की गई। अब हम आते हैं शुगर केन पे। सैक्रम बारबेरी वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। सैक्रम बारबेरी एक ऐसा शुगर केन है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, और सैक्रम ऑफिसिनारम जो है वो ऐसा है जो साउथ इंडिया में ग्रो होता है। लेकिन जो सैक्रम बारबेरी है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा कम होता है, शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा पुअर होता है। ठीक है, और जो सैक्रम बारबेरी है, सैक्रम बारबेरी बहुत ही ज़्यादा थिक स्टेम्स होते हैं सैक्रम बारबेरी के, जो कि साउथ इंडिया में सैक्रम बारबेरी जो है
वो हमारा नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है एंड उसका शुगर कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो सैक्रम ऑफिसिनारम है जो साउथ इंडिया में ग्रो होता है, सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है एंड सैक्रम ऑफिसिनारम साउथ इंडिया में ग्रो होता है, भूलिएगा मत। बारबेरी नॉर्थ इंडिया में एंड ऑफिसिनारम साउथ इंडिया में। तो जो नॉर्थ इंडिया में सैक्रम बारबेरी ग्रो होता है उसमें शुगर अच्छा नहीं है, और जो साउथ इंडिया में जो सैक्रम ऑफिसिनारम ग्रो होता है उसकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी थिक हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक स्टेम्स हैं, और शुगर ईल्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब शुगर कंटेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्थ इंडिया के जो सैक्रम बारबेरी है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो दो स्पीसीज़ हैं ये किस तरीके से इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो वो था, क्या कहते हैं, जो सैक्रम ऑफिसिनारम था वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे वहाँ पर अच्छे मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो नहीं मिल पा रही थी और सॉइल की डिज़ायरेबल क्वांटिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से इन दोनों स्पीसीज़ का क्रॉस किया गया, जिससे कि जो शुगर केन है, शुगर केन की वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सके। दीज टू स्पीसीज़ वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट शुगर केन वैरायटी combine the desirable quantities of the high yield thick stem high sugar and availability to grow in the sugarcane areas of North India। और ये जो थे नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाते थे, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस कर दिया गया तो इनके अंदर हाई शुगर की क्वालिटी भी आ गई, स्टेम्स भी इन दोनों की थिक हो गई, और ये इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल क्वालिटी हो गई, और ये हाई यील्डिंग हो गए। और इसी तरीके से ये जो शुगर केन की वैरायटी बनी वो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो की जा सकती है जहाँ पर शुगर केन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मिलेट्स। हाइब्रिड मेज, जॉवर एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। मेज, जॉवर और बाजरा के हाइब्रिड्स भी इंडिया में सक्सेसफुली डेवलप किए गए हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज़ रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। वाटर की कमी जो है उससे रेजिस्टेंस मीन्स दैट ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए गए हैं, मेज, जॉवर और बाजरा के ऐसे हाइब्रिड बनाए गए हैं जो कि वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंस है। मीन्स दैट अगर वाटर की थोड़ी कमी भी होती है तो भी इन क्रॉप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस। A wide range of fungal, bacterial and viral pathogens affect the yield of cultivated species, especially in tropical climates। जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फंगल, बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस होते हैं, मतलब फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस ऐसे जो होते हैं जो कि कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीसीज़ को बहुत ही ज़्यादा हार्म प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। क्रॉप लॉसेस can often be significant up to 20 to 30% और sometimes even total। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 से 30% तक क्रॉप को फ़र्क पड़ता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी क्रॉप ख़राब हो जाती है इन पैथोजेंस की वजह से। In this situation, breeding and development of cultivators resistance to disease enhance food production। ऐसे में ब्रीडिंग करनी चाहिए और डेवलपमेंट किया जाता है कल्टिवर्स रेजिस्टेंस का, जो डिसीज़ से रेजिस्टेंस हो और फूड की प्रोडक्शन को इन्हांस करे। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन यूज़ ऑफ फंगीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स। ये जो हम फंगीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं उससे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इन द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम कॉजिंग डिसीज and is determined by genetic constitution of the host plant। Before breeding is undertaken, it is important to know about the causative organisms and the mode of transmission। किस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई है और किस चीज़ की वजह से हुई है। ब्रीडिंग करने से पहले हमें इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये दिक्कत आ रही है। Some of the disease caused by fungi are rust। कुछ डिसीज़ेज जो फंगी की वजह से होती है वो होती है रस्ट, जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉड ऑफ शुगर केन और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कुछ ऐसी डिसीज़ेज हैं जो फंगी की वजह से होती हैं। अब बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ेज दिखाए जा रहे हैं, जैसे है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वायरस की वजह से होता है टोबैको मोज़ैक, जो कि उसमें होता है, चिली में हो जाता है टोबैको मोज़ैक वायरस, और जो एक होता है टर्निप मोज़ैक, वो भी होता है टर्निप में। ठीक है, ये दोनों हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज़ रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम डिसीज़ रेजिस्टेंस क्वालिटी को ब्रीड कर सकते हैं।
ब्रीडिंग इज़ कैरीड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स डिजायर्ड अर्लियर। कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो पहले से ब्रीडिंग चलती आ रही है उस ब्रीडिंग के प्रोसेस पे हम इसे करते हैं, और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग की वजह से करते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब कि जीन ब्रीडिंग। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। इट्स स्टेप्स आर आइडेंटिकली essentially identical to those for breeding for any other agronomic characters such as high yield। ये भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम हाई यील्ड के लिए ब्रीडिंग करते हैं। द वेरियस सीक्वेंशियल स्टेप्स आर स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्स, hybridization of selected parents, selection and evaluation of the hybrids and testing and release of new varieties। जैसे हमने ये 5 स्टेप्स पहले पढ़ चुके हैं। Some crops varieties breeds by hybridization and selection for disease resistance to fungi, bacteria and viral diseases are released। कुछ ऐसे हाइब्रिडाइजेशन करके वैरायटीज़ बनाई गई हैं ब्रीड्स की जो डिसीज़ रेजिस्टेंस है फंगी से, बैक्टीरिया के और वायरल डिसीजेस से। तो ये टेबल हम फर्स्ट टेबल देखते हैं। इसमें वीट क्रॉप के बारे में दिया है जो कि जिसे लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट होता है और हिल बर्न होता है। तो इन डिसीज़ेस से बचने के लिए एक वैरायटी बनाई गई वीट की जिसे हम हिमगिरी कहते हैं। ये इन डिसीज़ेस से रेजिस्टेंस है। अब एक ब्रेसिका क्रॉप होता है। ब्रेसिका का मतलब होता है राई, मीन्स दैट सरसों। तो ब्रेसिका में वाइट रस्ट हो जाया करता था। इस डिसीज़ से रेजिस्टेंस होने के लिए एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम है पूसा स्वर्णिम। इसे करण राई भी कहा जाता है। इसमें वाइट रस्ट नहीं होता है। अब तीसरा क्रॉप है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब कि फूल गोभी। इसमें जो होता है वो ब्लैक रॉट हो जाता है और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट हो जाता है। एक ब्लैक रॉट भी होता है और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट भी हो जाता है। तो इन दोनों डिसीज़ से बचने के लिए पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबल K1 ये दोनों वैरायटीज़ बनाई गई जो कि इन दोनों डिसीज़ से रेजिस्टेंस शो करती हैं। अब आता है काउपी जिसकी वैरायटी है पूसा कोमल। पूसा कोमल को बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाने के लिए बनाया गया। अब आती है चिली मतलब मिर्ची। तो इसमें वैरायटी बनाई गई है पूसा सदाबहार। ये जो पूसा सदाबहार वैरायटी है ये चिली मोज़ैक वायरस से बचाती है चिली को। उसके बाद टोबैको मोज़ैक वायरस से और लीफ कर्ल से भी बचाती है। अब हम देखते हैं conventional breeding is often considered by the availability of limited number of disease resistance genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives, inducing mutation in plants through diverse means and then screening the plant material for resistance sometimes lead to desirable gene being identified. Plant having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding. Other breeding methods that are used are selection among soma clones, variations and genetic engineering। अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन किस तरीके से होता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच जीन वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स। म्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जीन के जो बेस पेयर्स होते हैं उनको चेंज करके वेरिएशन क्रिएट करते हैं, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। और ऐसे ट्रेट और कैरेक्टर को रिजल्ट करते हैं जो कि पेरेंटल टाइप में फॉर्म नहीं होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज़ ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन। म्यूटेशन को हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करते हैं केमिकल्स और रेडिएशन जैसे कि गामा रेडिएशंस इनकी वजह से भी। एंड सेलेक्टिंग एंड यूज़ द प्लांट्स दैट हैव द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एज अ सोर्स इन ब्लीडिंग। और वो जो प्लांट हमारा प्रोवाइड हो जिसमें ये सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनसे हम ब्रीडिंग के सोर्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। In मूंग being resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by mutation। जो मूंग बीन है उसकी एक वैरायटी बनाई गई जो कि येलो मोज़ैक वायरस से और पाउडरी माइल्ड्यू से रेजिस्टेंस शो करती है। वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग की वजह से बनाई गई। Several wild relatives of different cultivated species of plants have been shown to have certain resistance characters but have very low yield। Hence, there is a need to introduce the resistance gene into the high-yield cultivated varieties। Resistance to yellow mosaic virus in भिंडी। कुछ म्यूटेशनल ब्रीडिंग ऐसी की गई जो कि रेजिस्टेंस शो करती है येलो मोज़ैक वायरस से भिंडी में। एब्लिस मॉस्कस
एस्क्यूलेंटस, एब्लिसमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, ये भिंडी का साइंटिफिक नेम है जो कि येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंस शो करता है। वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्ट इन अ न्यू वेराइटी ऑफ ए एस्क्यूलेंटस कॉल्ड प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति बनाई गई भिंडी की वैरायटी जिसमें ये डिसीज नहीं होती है। इसके बाद आता है ऑल द अबव एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जीन दैट आर इन द सेम क्रॉप species which has to be bred for resistance disease or in a related wild species. Transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant followed by the selection. इसमें ये बता रहे कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस जीन्स की ट्रांसफरिंग करते हैं, जिसे हम एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जिसे हम टारगेट करते हैं एंड एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो कि सोर्स प्लांट होती है जिसमें हमें टारगेट करना होता है उस प्लांट को। तो इस तरीके से सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। अब आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अब इंसेक्ट पेस्ट से किस तरीके से रेजिस्टेंस शो करते हैं। अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट्स एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। जो इंसेक्ट्स पेस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज पैमाने पे आ रही है और क्रॉप प्लांट्स को और क्रॉप्स के प्रोड्यूस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही, बहुत ही लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन कर रही है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स में बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकली, बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो होस्ट क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकते हैं, बायोकेमिकली या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी हो सकते हैं। Hairy leaf in several plants are associated with resistance to insect pests. Example, resistance to jackets in cotton and several leaf beetles in wheat. अब इसमें बता रहा है कि वो प्लांट्स जिनके हेयरी लीव्स होते हैं वो इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस शो करते हैं, उन्हें इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि जैसेट्स जो होते हैं वो कॉटन को अफेक्ट करते हैं, तो जो कॉटन है वो इससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके लीव्स जो हैं वो हेयरी हैं। सेरल लीफ बेटल इन वीट में भी सेरल लीफ बेटल्स हो जाते हैं। इन वीट सॉलिड स्टेम्स लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम्स ऑफ फ्लाई एंड स्मॉथ लीफ्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज़ डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉर्म्स। जो नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज़ होती है वो बॉलवॉर्म्स को अट्रैक्ट नहीं करती है। स्मूथ लीव्स और सॉफिल जो होती हैं, ठीक है। अब आता है हाई एस्पार्टिक एसिड्स, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स। जो मेज स्टेम बोरर्स होते हैं वो भी एक तरीके के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। तो हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट जो होता है उसे मेज़ में इंट्रोड्यूस किया गया, तो मेज़ जो होने लगा उसमें नाइट्रोजन कंटेंट लो हो गया एंड शुगर कंटेंट भी लो हो गया, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, और जो एस्पार्टिक एसिड होता है वो हाई हो गया। इसकी वजह से जो मेज़ है वो मेज़ स्टेम बोरर जैसे इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस शो करने लगी। अब आता है ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप एज दोज इन एनी अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड। अब बता रहा है कि इसमें भी वही सारे स्टेप्स शो होते हैं जो दूसरे एग्रोनॉमिक ट्रेड्स में शो होते हैं, सच एज यील्ड और क्वालिटी एंड आर डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जीन में बी कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। Some related crop varieties breed by hybridization and selection for insect pest resistance are given below. कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस शो करती हैं। क्रॉप है ब्रासिका, रेपसीड मस्टर्ड मीन्स दैट राई। इसकी वेराइटी है पूसा गौरव जो कि एफिड जैसे इंसेक्ट पेस्ट से इसे प्रिवेंट करती है। तीसरा क्रॉप है फ्लैट ब्रीन जो कि है पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 जो कि जैसेट्स, एरफिड्स और फ्रूट बोरर जैसे इंसेक्ट पेस्ट से बचाती है। फिर उसके बाद थर्ड है ओकरा जिसे भिंडी कहते हैं, वो पूसा सवानी और पूसा A4 ये वेराइटीज़ हैं भिंडी की जो कि इंसेक्ट पेस्ट शूट और फूड बोरर से प्रिवेंट करती हैं। इसके बाद आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। More than 840 million peoples in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement. 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी एडिक्वेट अमाउंट में फूड को नहीं ले पाते हैं, अपने डेली फूड के नीड्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते, अपने डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूरा अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। A far great number 3 billion people suffer from micronutrients। इसी वजह से
कुछ 3 बिलियन के आसपास जो पीपल्स हैं वर्ल्ड में, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स और डिफिशियंसी ऑफ हाइडन हंगर बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एनफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिशेस एंड मीट्स। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है और उनके अंदर जो भूख है वो छुपी हुई है, उनके अंदर हिडन हंगर है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो इतनी हाई क्वालिटी के जो वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर हाई क्वालिटी में विटामिन्स हैं, हाई क्वालिटी में मिनरल्स, प्रोटीन्स हैं, वो उन्हें बाई कर सके, जैसे कि लेग्यूम्स, फिशेस और मीट, इन सारी चीज़ों को बाय कर सके। डाइट लैक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए, आयोडीन एंड जिंक। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक, इन सारी चीज़ों की उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इंक्रीज़ द रिस्क फॉर डिसीज़, और इसी वजह से उनके जो डिसीज़ होते हैं उसका रिस्क उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, उन्हें डिसीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उन्हें मेंटल एबिलिटीज़ भी आ जाती है। मीन्स दैट उनकी एक तो उम्र भी कम हो जाती है और उनकी दिमागी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। अब एक प्रोसेस आता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स or higher protein and healthier fat is mostly practiced means to improve public health. Breeding for improved nutritional quality is undertaken with the objective of improving. ये जो बायोफोर्टिफिकेशन ये जो प्रोसेस है, इसमें क्रॉप की ब्रीडिंग की जाती है जिससे कि हमें क्रॉप में हाई लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन्स या फिर फैट, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है ये इंक्रीज़ की जा सके, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की और फैट की क्वालिटी इंक्रीज़ की जा सके, जिससे कि पब्लिक का हेल्थ इम्प्रूव होए। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसे इम्प्रूव करने के लिए अंडरटेक किए गए हैं, जिन्हें प्रैक्टिस में लाया गया है। पहला है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। प्रोटीन की जो मात्रा है और उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया गया। ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट और ऑयल की मात्रा और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। विटामिन की मात्रा को इम्प्रूव किया गया एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल की मात्रा को भी इम्प्रूव किया गया। इन 2000 मेज हाइब्रिड्स that has twice the amount of the amino acids lysine and tryptophan compared to existing maize hybrids were developed. Wheat variety Atlas 66 having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat. अब इसमें ये बता रहा है कि Atlas 66 जो है वो वीट की क्वालिटी है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसे इम्प्रूव किया गया है कल्टिवेटेड वीट के लिए। मीन्स दैट ये वीट की ऐसी क्वालिटी है जिसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये है एटलस 66। और उसके बाद जो है ये बता रहा है कि इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी कंटेनिंग ओवर 5 times as much आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटीज़। अब इसमें बता रहा है कि ये पॉसिबल है राइस की ऐसी वैरायटी बनाने के लिए जिसमें जो आयरन का कंटेंट है वो नॉर्मल राइस से 5 गुना ज़्यादा हो, 5 times ग्रेटर आयरन कंटेंट हो। जिस राइस को हम कॉमनली लेते हैं उस राइस से 5 गुना ज़्यादा आयरन कंटेंट हो। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स। जो न्यू दिल्ली में जो इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेजिटेबल क्रॉप्स को इनरिच किया गया है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, इनमें विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। बथुआ, मस्टर्ड, बिटर गार्ड और टोमेटो जो है उनमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा है। आयरन, कैल्शियम जो है वो स्पिनच एंड बथुआ में काफ़ी ज़्यादा होता है। और प्रोटीन इनरिच्ड जो होते हैं वो होते हैं बीन्स। बीन्स किस तरीके के, जैसे ब्रॉड बीन्स, लबलब बीन्स, फ्रेंच बीन्स और गार्डन पीस। ये कुछ ऐसे बीन्स हैं जिनमें प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। तो सिंगल सेल प्रोटीन हम देखते हैं। Conventionally, agriculture production of cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate of which humans and animal population is increasing. अब बता रहा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स का पॉपुलेशन इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि जो सेरल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं ये सारे डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और हमारे पास इतना ज़्यादा लैंड भी नहीं है कि हम इन सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को ग्रो कर सकें।
ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन्स ग्रो किए गए हैं जो कि हमारी डेली नीड्स को, जैसे कि आयरन के कंटेंट को, इन सारी चीज़ों को फिल कर सके। द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सेरेल्स। जो शिफ्ट हुआ है ग्रेन से मीट डाइट को, मीन्स दैट जो हम लोग वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन से जो हम ओमनीवोरस बन गए, मीन्स दैट जो मीट डाइट हम लेने लगे हैं, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने लगे हैं, उससे भी सेरेल्स की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन जो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, 3 से 10 kg तक ग्रेन, वो हमें 1 kg मीट जो है वो एनिमल फार्मिंग में हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर देता है। सो इसमें लिखा है डिमांड फॉर सेरेल्स एज इट टेक्स 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। 3 से 10 kg ऑफ ग्रेन्स जब हम देते हैं तो 1 kg ऑफ मीट एनिमल फार्मिंग का बन पाता है। तो इससे भी सेरेल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन? मोर देन 25% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। अब इसमें बता रहा है कि 25% से भी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो हंगर और माल न्यूट्रिशन की वजह से सफ़र कर रही है। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। अब एक दूसरा अल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का ह्यूमन्स और एनिमल्स के को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, वो है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन्स के बहुत ही ज़्यादा गुड सोर्स होते हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि स्पाइरुलिना जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसे बहुत ही आसानी से कहीं पे भी वेस्ट वाटर में ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं उनसे जो पानी निकल के आता है उस पानी में स्टार्च काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी स्पाइरुलिना को ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद स्ट्रॉज जो होते हैं उनमें भी ग्रो किया जा सकता है। मोलसेस या फिर जो एनिमल मैन्योर्स जो होते हैं, एनिमल मैन्योर जो होता है उसमें भी ग्रो किया जा सकता है और सीवेज में भी ग्रो किया जा सकता है। मीन्स दैट जो नालियाँ होती हैं उनमें भी सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना को ग्रो किया जा सकता है। और ये जो होती है ये लार्ज क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये किसी भी इंसान के नॉर्मल नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है। ये जो स्पाइरुलिना है इसको जब स्पेस पे लोग जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस पे जाते हैं, तो स्पाइरुलिना को ये इंटेक करते हैं, क्योंकि स्पाइरुलिना में जो प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। इसलिए इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और इस तरीके से जो हम यूटिलाइज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को, इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक मेथेनोफाइलस, मेथेनोट्रोपस, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 tons of protein. The fact that eligible mushrooms are eaten by many people and large scale mushroom culture is अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। जो मशरूम है वो काफ़ी लोग खाया करते हैं और मशरूम कल्चर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। और जो मेथेलोट्रोपस, मेथेलोफाइलस, ये जो कुछ तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं और इनकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये 25 टन्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेक्स इट बिलीव दैट माइक्रोस्कोपिक फंगीज टू वुड बिकेम एक्सेप्टेबल एज फूड। अब जो हम लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम के खाने से अब ये हम बिलीव कर सकते हैं कि आगे चल के कुछ माइक्रोस्कोपिक फंगीज और होंगी जिन्हें हम फूड में टेक करने के लिए एक्सेप्ट कर ले। मीन्स दैट जो फूड में जो खाने के लिए एक्सेप्टेबल हों, उन्हें एक्सेप्ट किया जा सके खाने के लिए। तो हमारा सिंगल सेल प्रोटीन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। As traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture was developed. ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स जब फेल हो गई तो कुछ डिमांड्स को प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंटली बहुत ही ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में ग्रो किया गया, जिसे कहते हैं हम टिश्यू कल्चर। इसका डेवलपमेंट हुआ।
व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन्स, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? इट वॉज लर्न बाई साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 में साइंटिस्ट को इस बारे में पता चला दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट, मतलब एक पूरे प्लांट को हम एक्स प्लांट से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब एक प्लांट के छोटे से पार्ट से, मीन्स दैट एक प्लांट के एक्स पार्ट से, एक्स प्लांट का मतलब कि एक प्लांट का छोटा सा पार्ट, उस पार्ट से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मीडिया। अब इसमें बता रहे हैं कि किसी भी प्लांट के पार्ट को, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, उसे हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर सकते हैं एक स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करके और स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मीडिया प्रोवाइड करके उसे हम नॉर्मल पूरे प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को, जिस एबिलिटी की वजह से हम एक छोटे से एक्स प्लांट से एक होल प्लांट बना लेते हैं या फिर एक छोटे से सेल से एक होल प्लांट बना लेते हैं, इस प्रोसेस को, इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं, टोटिपोटेंसी। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। इसको किस तरीके से हम करते हैं ये तो हमें हायर क्लासेस में पता चलेगा 12th के बाद। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस here that the nutrients media must provide a carbon such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acids and growth regulators like auxin, cytosine etc. अब इसमें बता रहा है कि it is important to stress here, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मीडिया है वो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करे, जैसे कि कार्बन सोर्स को प्रोवाइड करे, सुक्रोज सोर्स को प्रोवाइड करे, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड और ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ऑक्सीन, साइटोसिन कहा जाता है और जिब्रेलिन, ये सारे भी वहाँ पर प्रेजेंट हो। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इन सारे मेथड्स को एप्लीकेशन मिला करके, इन सारे मेथड्स को इनटेक करके, इन सारे मेथड्स की वजह से पॉसिबल है कि हम एक लार्ज नंबर में प्लांट को ग्रो कर सके, बहुत ही कम टाइम में एक लार्ज नंबर के प्लांट को ग्रो कर सके। दिस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। और इस लार्ज स्केल में थाउजेंड्स की प्रोडक्शन में प्लांट्स को ग्रो करने की प्रोसेस को माइक्रो प्रोपागेशन कहा जाता है, जो कि टिश्यू कल्चर की वजह से होता है। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल एक अपने पेरेंट के आइडेंटिकल लगेंगे, मीन्स दैट सारे प्लांट्स एक जैसे लगेंगे। इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाएगा बिकॉज ऑफ ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाएगा। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एटसेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड को यूज़ करके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम कॉमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस किए हैं। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, जो टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी है उसे विजिट करने की कोशिश कीजिए विद योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस प्रोसेस। टीचर की हेल्प से, टीचर के साथ ऐसी जगह पे विजिट करने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए और इस प्रोसेस को अप्रिशिएट करने के लिए। Another important application of the method is the recovery of healthy plant from diseased plant. अब हम ये देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से टिश्यू कल्चर में पढ़ा क्या। हमने टिश्यू कल्चर में ये देखा कि हम एक एक्स प्लांट से, एक छोटे से प्लांट के पार्ट से या फिर एक छोटे से प्लांट के सेल से हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और इस कैपेसिटी को, इस प्लांट के ग्रो करने की कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, एक्स प्लांट से हमने प्लांट ग्रो किया, उसे हमने टोटिपोटेंसी कहा लेबोरेटरी में ग्रो करने पे। उसके बाद जो हमने लेबोरेटरी में प्लांट ग्रो कर लिया उसके हमने काफ़ी सारी कॉपीज़ कर ली, काफ़ी सारी उसी तरीके के प्लांट्स बना लिए और उसे हमने माइक्रो प्रोपोगेशन कह दिया। छोटी स्केल पे काफ़ी सारे प्लांट्स लेबोरेटरी में उस तरीके के बना लिए, वो हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया। अब माइक्रो प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स बने उन्हें हम सोमा क्लोन्स कहेंगे, क्योंकि वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, जेनेटिकली सेम है, उनका जीन लेवल सेम है और वो एक जैसे ही दिखते हैं, तो उन्हें हम सोमा क्लोन्स कह देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है कि उसके बाद हमारा आता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम वाला किस तरीके से, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्लांट को कोई डिसीज़ है, किसी प्लांट में कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम किस तरीके से उस प्लांट को एक नए प्लांट में बना सकते हैं। मीन्स दैट उसी प्लांट को
कट करके उसका टिश्यू कल्चर करते हैं। तो अगर मान लीजिए पूरे प्लांट में वो डिसीज़ हो गई है, लेकिन जो मेरिस्टेम रीजन है, मेरिस्टेम रीजन का मतलब कि जो एपिकल और एक्सिलरी है, मीन्स दैट जो एपेक्स पे है जो रीजन, वो रीजन तो हमेशा ग्रो करता रहता है, तो वहाँ पर वो ग्रो होता रहेगा। तो ऐसा है कि वहाँ पर डिसीज़ होने की चांसेस, मीन्स दैट जो वायरल इन्फेक्शन है वो वहाँ पर नहीं होगा। तो उस रीजन को हम कट करके लेबोरेटरी में उस प्लांट का उस एक्स प्लांट से न्यू प्लांट, न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन टू द मेथड इज़ द रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट। डिसीज प्लांट से हम हेल्थी प्लांट बना सकते हैं। अगर प्लांट जो है वो पूरी तरीके से वायरस से इन्फेक्टेड है तो हम उसके मेरिस्टेम को काट लेते हैं, जो कि वायरस से फ्री होता है, क्योंकि मेरिस्टेम हमेशा ग्रो करता रहता है। तो द मेरिस्टेम इज़ फ्री ऑफ वायरस, हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो। हम मेरिस्टेम को निकाल लेंगे लेबोरेटरी में, जैसे कि इन विट्रो तरीके से लेबोरेटरी में हम उसे ग्रो कर देंगे, जिससे हमें वायरस फ्री या फिर बैक्टीरियल फ्री प्लांट हमें मिल जाएगा। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो एट्सेट्रा। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाना, शुगर केन और पोटैटो को वायरल डिसीज़ से बचाने के लिए उनका मेरिस्टेम कट करके उसकी कल्चरिंग करके न्यू वायरस फ्री प्लांट्स, न्यू डिसीज़ फ्री प्लांट्स बनाए हैं। साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स from plants and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplasts surrounded by plasma membrane. Isolated protoplasts from two different varieties of plants even having a desirable characters can be fused to get hybrid protoplast. अब ये बता रहे हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, हम दो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को ले करके उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को, जो प्रोटोप्लास्ट है वो नेकेड प्रोटोप्लास्ट ले करके उन दोनों को फ्यूज़ करके उसका हाइब्रिड बना सकते हैं, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स। जैसे हमने दो प्लांट्स लिए, दो डिज़ायरेबल प्लांट्स लिए और उनके प्रोटोप्लास्ट को हमने निकाल लिया एंड उसे फ्यूज़ कर दिया। प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करने के बाद हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया और उसे हमने ग्रो कर दिया न्यू प्लांट में। तो जो नया प्लांट ग्रो हुआ वो बिल्कुल ही न्यू प्लांट है और उसमें दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स दैट वो हाइब्रिड प्लांट ग्रो हो गया। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। इस तरीके के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके जो हाइब्रिड बनाए जाते हैं उन हाइब्रिड को हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज़ फ्यूज्ड विद पोटैटो। सोच लीजिए कि अगर टोमेटो जो है टमाटर, उसका प्रोटोप्लास्ट पोटैटो मीन्स दैट आलू के प्रोटोप्लास्ट से फ्यूज़ कर दिया जाए और उसे ग्रो कर दिया जाए तो पोमैटो बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जब बन गया तो हाइब्रिड प्लांट तो बन गया जो टोमेटो और पोटैटो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करे और उसका नाम पोमैटो रख दिया गया। लेकिन ये जो है ये कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पाया। इस तरीके से इस प्लांट को इस प्लांट को ज़्यादा कॉमर्शियली जो मान्यता है वो नहीं मिल पाई। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर द कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए इसमें सारे डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं थे, इसके अंदर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे जिससे कि इसे कॉमर्शियली यूटिलाइज़ किया जा सके। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।